हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सीरीज जिसमें हम इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। और जिस बुक को हम यहाँ पर रिफर करने वाले हैं ये है संजीव वर्मा की बुक। ठीक है, जिनकी बुक आती है द इंडियन इकोनॉमी के नाम से। तो ये लेटेस्ट एडिशन है जिसमें हम पढ़ेंगे। ओके, तो जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबको हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो काफी डिमांडिंग ये बुक है। इसके अलावा रमेश सिंह भी है, लेकिन मुझे लगा कि संजीव वर्मा थोड़ा सा कंसाइज भी है, और वैसे दोनों में से कोई भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, मैं कवर करूंगा संजीव वर्मा, आप चाहे तो रमेश सिंह भी पढ़ सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आज चैप्टर 1 होगा इसका, जिसमें हम आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम होगा। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ 30 मिनट का ज्ञान, एक अलग ज्ञान है जो मैं ज्ञान कभी देता नहीं, लेकिन ये दूंगा। मुझे अभी जितनी वीडियोस आएंगी, ठीक है, एटलीस्ट एक दिन के अंदर यानी कि 24 डेज के अंदर उस पर हर वीडियोस में एटलीस्ट 500 व्यूज चाहिए। क्योंकि मैं अभी खास फिलहाल के काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ कि जो जनरली व्यूज आ रहे हैं वो 50 व्यूज, 100 व्यूज, 150 व्यूज, उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हमारा जो टाइम लगता है, हमारा जो इनपुट है एक वीडियो को रिकॉर्ड करने में, वो कम से कम 4 से 5 घंटे लगता है। ठीक है, हमें बुक पढ़नी पड़ती है, आपको ये नोट्स तैयार करना पड़ता है, पीपीटी तैयार करना पड़ता है, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, तो कम से कम लगभग 4-5 घंटे का इंसेंटिव होता है एक वीडियो में। तो जब हमें उस अकॉर्डिंग आउटपुट अगर नहीं मिलेगा तो कोई फायदा नहीं है इसको कंटिन्यू करने का। ठीक है, और ये काफी बल्कि बुक है, तो मैं चाहता हूं कि इसको मैंने स्टार्ट किया हुआ है तो इसको मैं कंप्लीट करूं। तो मुझे आउटकम भी अगर उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, आपका सपोर्ट भी उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, तब भी ये पॉसिबल हो पाएगा मेरे लिए भी कंटिन्यू करना। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपको करना क्या है, जनरली ये सब मैं चीजें कहता नहीं, क्योंकि मैं समझता हूं बाय डिफॉल्ट कि आप समझदार हैं, आप समझते होंगे, लेकिन कहना पड़ता है कहीं किसी न किसी पॉइंट पर। पहली चीज, आपको वीडियो पूरी देखनी है। ओके, दूसरी चीज लाइक करना है, तीसरी चीज कमेंट करना है, शेयर करना आपके मन के ऊपर है, क्योंकि ये कोई प्रैंक चैनल नहीं है, कोई कॉमेडी नहीं है कि आप किसी को भी शेयर कर पाए। तो किसी भी रिलेवेंट पर्सन को ही आप शेयर कर सकते हैं जिसको इंटरेस्ट हुई है पढ़ने में, अदरवाइज शेयर नहीं कर सकते, तो आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन इतने सारे काम करने हैं, ये चैनल के ग्रोथ के लिए और हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। अगर हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो फिर कंटिन्यू करना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो आज का ज्ञान समाप्त हुआ। अब मैं ये हमेशा कभी मैंने ये बोला नहीं है, ना मैं बाद में शायद कभी बोलूं, लेकिन मुझे लगा कि ये जरूरी है बोलना। ठीक है, चलिए, तो 24 आवर्स के अंदर 500 व्यूज हर वीडियोस को एटलीस्ट इतनी चाहिए। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं हम पहला चैप्टर, जिसमें पढ़ेंगे हम चैप्टर 1 आउटकम या फिर आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ पहला, इसमें आपको सब सेक्शन देखने को मिलेगा, कंसेप्ट ऑफ आउटपुट, यानी कि आउटपुट होता क्या है। तो जैसे कि यहां पर आपको देखने को मिलेगा डोमेस्टिक आउटपुट। तो डोमेस्टिक आउटपुट का मतलब, आउटपुट अभी हम समझते हैं क्या होता है। डोमेस्टिक का मतलब ये हुआ कि वैसा आउटपुट जो किसी ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अंदर में आता हो। ठीक है, जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, उनका जो फाइनल वैल्यू होता है, ठीक है, यानी कि फाइनल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और उनका जो वैल्यू हुआ वो क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। ठीक है, सो मॉनेटरी वैल्यू की बात करें तो ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड रेंडर्ड बाय द इंडिविजुअल, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड फॉरेन कंपनीज। ओके, टू अवॉइड डबल काउंटिंग। इसका मतलब क्या होता है, अभी बात करते हैं। ठीक है, तो इंडिया के अंदर में जितना भी आपको प्रोडक्शन होता है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, फिजिकल प्रोडक्ट हो या कोई भी सर्विस हो, ठीक है, ये जो फाइनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होते हैं उनकी वैल्यू, चाहे वो किसी के द्वारा प्रोड्यूस किए जा रही है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर रहा हो, चाहे वो कोई प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर कंपनी हो, चाहे वो कोई फॉरेन कंपनी हमारे यहाँ आके अपना प्लांट लगा के प्रोडक्शन कर रही हो। तो इस ज्योग्राफिकल एरिया में, जो भारत का ज्योग्राफिकल एरिया है, इस एरिया में जितना प्रोडक्शन हो रहा है एक टाइम फ्रेम के अंडर में, वो टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है, जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी 3 महीने, 6 महीने, 1 साल। तो जनरली हमारे यहाँ 1 साल का फाइनेंशियल ईयर होता है, तो हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इसको हम आउटपुट कहते हैं। और डोमेस्टिक इसलिए हो जाता है क्योंकि ये एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंडर में किया जाता है, इंडिया के अंडर में किया जाता है, तो ये इंडिया का डोमेस्टिक आउटपुट होगा। ठीक है, अब इसका यूज क्यों करते हैं, टू अवॉइड डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग का मतलब ये हुआ कि किसी एक या सर्विस, एक गुड्स या सर्विस का 2 बार काउंटिंग ना हो, इस वजह से हम फाइनल गुड्स एंड सर्विस को इसमें काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि कोई कार बनाने वाली कंपनी है, तो कार जो होता है ये एक फाइनल प्रोडक्ट होता है, लेकिन कार को बनाने के लिए बहुत सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स का यूज किया जाता है, रॉ मटेरियल्स का यूज किया जाता है।
तो उन रॉ मटेरियल्स की जो वैल्यू होती है वो इसमें ऐड नहीं होती, क्योंकि अगर हम रॉ मटेरियल की भी वैल्यू ऐड करेंगे और उसके साथ जब हम कार की भी वैल्यू हम ऐड करेंगे तो कार की वैल्यू में तो रॉ मटेरियल की वैल्यू ऐड है, तो ये क्या हो जाता है, उन रॉ मटेरियल की दो बार काउंटिंग हो जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं सिर्फ उन्हीं को काउंट करते हैं, ताकि एक प्रोडक्ट का दो बार काउंटिंग ना हो पाए। ओके, सो टू अवॉइड डबल काउंटिंग, इसलिए हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का यूज करते हैं। सेकेंड टर्म आता है इसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्चुअली होता क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि आपको एक प्रोडक्ट बनाने में जितना इनपुट लगा और जो जो इनपुट लगा वो आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम कार का एग्जांपल ले रहे थे, तो कार को बनाने में बहुत सारे इनपुट्स लगते हैं। जैसे फर्स्ट एक हमारे इसमें रॉ मटेरियल लग जाएगा, दूसरा हमने लैंड लिया होगा या फिर किसी लैंड किराए पर या फिर लीज पर लिया होगा, तो उसके लिए भी हमें देना पड़ता है ना, रेंट देना पड़ता है। ओके, हमने कुछ इन्वेस्टमेंट लेके आया होगा, इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि कहीं से हमने लोन वगैरह लेके आया है, तो ये जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ इसके लिए हम इंटरेस्ट वगैरह भी देते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके यहाँ जो लेबर काम कर रहे हैं उन लेबर को भी आपको सैलरी वगैरह देनी पड़ती है, तो वो भी क्या होता है, वो भी इनपुट होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, मशीन आपने खरीदा उसको बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आप दे रहे हैं, ठीक है, इंश्योरेंस आपने कराया हुआ अपने फैक्ट्री का उसका आप दे रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो ये सब क्या है, ये इनपुट है, जिन इनपुट का यूज किया जाता है आपको उस कार को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये जितने सारे इनपुट है इनको हम कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट कार। प्रोडक्शन किसका हो रहा है, कार का, तो कार का ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए। ठीक है, और ये जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इनकी कुछ वैल्यू होती है, कॉस्ट होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे रॉ मटेरियल हम लेके आए, इसके लिए भी हमें कुछ पे करना पड़ता है। ठीक है, हमने कैपिटल लेके आया, कैपिटल क्या है, एक्चुअली इन्वेस्टमेंट है, तो इसकी भी कोई वैल्यू होती है कि हमने 100 करोड़ 200 करोड़ इस तरीके से लेके आए। ठीक है, लेबर की भी वैल्यू होती है, हम उसको सैलरी देते हैं, वेज देते हैं, वो क्या है, वो भी उसकी वैल्यू होती है। ओके, लैंड का हम आपको किराया वगैरह रेंट देते हैं, वो भी उसकी वैल्यू होती है। तो जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनके पास अपना कोई ना कोई कॉस्ट होता है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें एक और फैक्टर आता है जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट। जो प्रॉफिट मिलता है ऑनर को या जो भी एंटरप्रेन्योर है जिसने ये स्टार्ट किया हुआ है, उसको जो प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट भी एक तरीके से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है। अब ये कैसे कहलाता है, क्योंकि आप तो कहेंगे कि भाई प्रॉफिट ये तो इनकम हुआ ऑनर का, तो ये फैक्टर प्रोडक्शन कैसे है, ये इनपुट कैसे है, आखिर ये तो वो उस प्रोडक्ट को बेचने के बाद आया जो उसको मिला, तो ये इनपुट नहीं हुआ, लेकिन ये इनपुट इसको कंसिडर किया जाता है। कैसे, एक्चुअली में ये जो प्रॉफिट होता है ना, ये प्रॉफिट होता है रिस्क फैक्टर। ठीक है, मैंने अगर कोई प्लांट लगाया, कार बनाने वाली कंपनी लगाई और मैंने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए उसमें, कैपिटल लगाया, तो कहीं ना कहीं मैं ये रिस्क ले रहा हूं और मैं ये सोच के चल रहा हूं कि वहां से मुझे कुछ मिलेगा, वो कंपनी आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर वो कंपनी आगे बढ़ी, उसका ग्रोथ हुआ, तो मुझे प्रॉफिट होगा, अगर नहीं हुआ तो जो मैंने लगाया वो सारा चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये रिस्क फैक्टर है, और ये रिस्क फैक्टर जो होता है उस कंपनी के लिए, उस प्रोडक्शन के लिए एक फैक्टर, ये इनपुट की तरह काम करता है। तो मुझे एक्चुअली में जो प्रॉफिट हुआ वो क्या है, वो मेरा रिस्क फैक्टर है। उस रिस्क जो मैंने रिस्क लिया उसके रिटर्न में मुझे जो मिला वो मेरा प्रॉफिट कहलाता है। इसी तरीके से लेबर का क्या था, लेबर जो करने वाले लोग हैं या जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन्होंने आपको क्या दिया, अपना लेबर दिया, लेबर कैपिटल दिया, उसके एवज में आपने उनको सैलरी दी। जिन्होंने आपको अपना लैंड दिया उनको आपने अपना उन्होंने आप उसको रेंट दिया। ठीक है, उसी तरीके से आपने क्या लिया, रिस्क लिया, और उसके रिटर्न में आपको कुछ पैसा मिला जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं। तो ये प्रॉफिट भी जो होता है वो एक तरीके से कंपनी का इनपुट होता है, जो कि एक रिस्क फैक्टर होता है थियोरेटिकली या प्रिंसिपली। ठीक है, समझ में आ रहा? सो प्रॉफिट इज अ कॉस्ट फॉर एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट व्हाट इज कॉस्ट इज ऑल्सो इनकम फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब इनकम फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, अब ये हमारे लिए इनकम भी होता है, प्रॉफिट जो है ये हमारे लिए इनकम भी है, और जितने भी यहाँ पर कॉस्ट है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, वो भी किसी किसी लिए इनकम है। फॉर एग्जांपल अगेन मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए कि ये सारे के सारे यहाँ पर क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इंक्लूडिंग रिस्क जिसका इनकम प्रॉफिट होता है। अब देखिए, ये जो लेबर था जिसने आपके लिए काम किया, आपके लिए वो इनपुट है, लेकिन जो लेबर कर रहा है, जो वर्कर है, आपने उसको सैलरी दी, वो सैलरी उस वर्कर के लिए इनकम है। ठीक है, सेम चीज दो अलग अलग लोगों के लिए दो अलग अलग चीजें हो जा रही हैं। एक ही चीज आपके लिए क्या हुई, इनपुट हुई, ठीक है,
कि आपने क्या दिया, उसको पैसा दिया, ठीक है, आपने पैसा दिया तो वो जो था आपका इनपुट था, लेकिन उस लेबर के लिए वो क्या है, उसकी इनकम है। ओके, आपने लैंड लिया हुआ है, आप रेंट दे रहे हैं, तो आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट है कि लैंड में आपने इन्वेस्ट किया, आपने पैसा दिया, लेकिन वो रेंट जो है उस ओनर के लिए, लैंड के ओनर के लिए इनकम है। ओके, आपने बैंक से कैपिटल लाया, कैपिटल पे आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो इंटरेस्ट क्या है, एक्चुअली आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उस बैंक के लिए वो इनकम है। ठीक है, तो सेम चीज आपके लिए अलग हो सकती है और दूसरे के लिए अलग हो सकती है। दूसरे के लिए वो इनकम हो गई और आपके लिए वो क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, आपके लिए इनपुट हो गया, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया। उसी तरीके से प्रॉफिट भी है। प्रॉफिट क्या हो गया कि एक तरीके से वो एक इनपुट भी हो गया और दूसरे तरीके से आपके लिए इनकम हो गया। क्योंकि प्रॉफिट, ये जो कॉस्ट है, ये दोनों चीज आप ही बियर कर रहे हैं, यानी कि रिस्क भी आप ही ले रहे हैं और उसके एवज में जो रिटर्न मिल रहा है वो भी आप ही को मिल रहा है। तो यहां पर दोनों का जो मजा लेने वाली बात है वो दोनों आप ही ले रहे हैं। लॉस होगा तो नुकसान भी आप ही को होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट समझ में आया। प्रॉफिट एक तरफ क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया रिस्क के फॉर्म में, दूसरी तरफ आपका वो इनकम हो गया क्योंकि उसने आपको कुछ मॉनेटरी वैल्यू प्रोवाइड की। ओके, ये समझ में आया। तो एक तरफ क्या हो जाता है कि आउटकम हो गया, एक तरफ से आपका इनकम भी हो गया। यानी कि सेम चीज को हम कहें कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इनका कॉस्ट, ये क्या है, ये एक्चुअली में इनकम भी है। ठीक है, दिस इज इनकम ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सेम चीज है, बस यहां पर लो अलग अलग हो जाते हैं। आपके लिए कॉस्ट हो गया, जिसको वो मिला उसके लिए वो इनकम हो गया, बट हुआ तो वो सेम चीज है ना, पैसा उतना ही जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों सेम चीज है। कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओके, ये सब टर्म्स आपको याद रखने हैं, प्रीलिम्स में यही सब पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स में कोई रॉकेट साइंस आपसे नहीं पूछा जाता। ठीक है, लेकिन बस वही है, वर्ड्स की समझ आपको होनी चाहिए। नाउ द आउटपुट इज ऑल्सो रिफर्ड एज प्रोडक्ट ऑफ एन इकोनॉमी। ओके, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई फैक्टर कॉस्ट। तो यही जो होता है, यही आपका आउटपुट भी होता है। तो आउटपुट का मतलब ये हो गया कि जितना आपने प्रोडक्शन किया प्लस मल्टीप्लाइड इनटू फैक्टर कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, दो आपने कार बनाया, ठीक है, दो कार का प्रोडक्शन हुआ, तो दो कार को बनाने में जितना मुझे कॉस्ट लगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसको हम मल्टीप्लाई कर दे दो से, तो हमारा टोटल आउटपुट निकल जाएगा उस कार का। दिस इज द टोटल आउटपुट। इसमें मल्टीप्लाई क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओके, तो यहां पर मैं कॉस्ट COST लिख रहा हूं, COST होगा। ठीक है, दिस इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो दो आपको प्रोडक्शन हुआ कार का, उसमें आपने मल्टीप्लाई कर दिया कि दो कार को बनाने में कितना पैसा लगा। दिस इज द कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये आपका क्या हुआ, आउटपुट हुआ। इसलिए आउटपुट इज रिफर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ एन इकोनॉमी, मींस क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर कॉस्ट। तो क्वांटिटी क्या थी कार की, दो, और फैक्टर कॉस्ट से हमने क्या किया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यही हमारा कहलाता है आउटकम। कह ले, एक टेरिटरी के अंदर में होता है तो आप उसको डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। ओके, या फिर आप उसको डोमेस्टिक इनकम ऑफ एन इकोनॉमी भी कह सकते हैं। तो तीनों चीज एक चीज है। क्या क्या, आउटकम एक चीज है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, एंड थर्ड वन इज डोमेस्टिक इनकम। ये तीनों सेम चीज है। डोमेस्टिक इनकम भी वही था, क्या हुआ, जो आपका कॉस्ट ऑफ फैक्टर था, वही तो इनकम है ना। आपके लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट है, और दूसरे के लिए वो इनकम हो जा रहा है। ओके, तो ये तीनों सेम चीज है, गड़बड़ नहीं करना है आपको एग्जाम में। आउटपुट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड डोमेस्टिक इनकम, ऑल थ्री आर सेम थिंग। नेशनल प्रोडक्ट आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस इनकम ऑफ इंडियंस अब्रोड एंड इनकम ऑफ फॉरेनर्स इन इंडिया, इसको आप माइनस करेंगे, यानी कि नेट इनकम आप निकालेंगे ऑफ इंडियंस अब्रोड। ओके, तो इसको हम कहते हैं नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट में प्लस माइनस NFID, यानी कि नेट फैक्टर इनकम अब्रोड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इनकम ऑफ इंडियन अब्रोड, यानी कि हम बाहर जाके कितना कमाते हैं और बाहर वाले हमारे यहाँ आके कितना कमाते हैं, दोनों को हम माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे, जब पॉजिटिव इनकम जब पॉजिटिव होगा तब वो क्या होगा, ऐड हो जाएगा, और जब वो निगेटिव में आएगा तब वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो वही यहाँ पर प्लस और माइनस है।
ठीक है, और ये क्या होगा, आपका नेशनल प्रोडक्शन होगा या नेशनल प्रोडक्ट होगा। अब देखिए, कभी भी किसी भी इकोनॉमी में जो फॉरेन करेंसी होती है, फॉरेन करेंसी अगर इंक्रीज कर रही है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इंडिया की हम बात करते हैं, तो इंडिया की इकोनॉमी में अगर फॉरेन करेंसी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, अगर हम फॉरेन करेंसी की बात करें, अगर फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ इंक्रीज कर रही है, तो इसके दो तरीके हो सकते हैं इंक्रीज करने के। पहला चीज, दो तरीके से इंक्रीज करेगा। पहला चीज कि हो सकता है कि हम बाहर जाके दूसरे देशों से लोन में पैसा ज्यादा लेके आ रहे हैं, यानी कि डेट हमारे पास बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोन बाहर से लेके आ रहे हैं तो इसका मतलब जो डेट है ये बढ़ रहा है हमारा, ओके। या फिर तो एक ये इस तरीके से फॉरेन करेंसी हमारे पास आई, या फिर एक दूसरा तरीका ये हुआ कि बाहर के लोग हमारे यहाँ आके एसेट हमारी खरीद रहे हैं, यानी दूसरे कंट्री के लोग हमारे यहाँ आके हमारी एसेट को परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो एसेट परचेज करने का काम ये लोग ज्यादा कर रहे हैं। तो इससे भी क्या हुआ कि जब एसेट परचेज कर रहे हैं, यानी कि हमारा एसेट उनके पास जा रहा है, और एसेट क्या करता है, ये इनकम को जनरेट करता है, ठीक है। तो जब फॉरेन करेंसी इंक्रीज होगी तो आप डेट इंक्रीज हुआ, तो डेट इंक्रीज होने का मतलब हमारा इंटरेस्ट रेट हम उन्हें देंगे, तो इंटरेस्ट रेट के तौर पे हमारा पैसा उनके पास जाएगा, ठीक है। हमारे यहाँ उन्होंने आके असेट परचेज किया, तो उससे जो इनकम होगा वो भी उनके पास जाएगा, किसके पास, जो बाहर वाले हैं। तो जब इसका मतलब ये हुआ कि जब फॉरेन करेंसी हमारी इकोनॉमी में इंक्रीज करेगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फॉरेनर्स हैं उनको इनकम ज्यादा मिलेगा। समझ में आया? ये जो फॉरेनर्स हैं उनको इनकम ज्यादा मिलेगा। तो जब फॉरेनर्स को इनकम ज्यादा मिलेगा तो ये वाला जो सेक्शन है, इनकम ऑफ फॉरेनर्स इन इंडिया, ये इंक्रीज करेगा ना। इन दोनों केस में क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो जब ये जो माइनस वाला पोर्शन है, ये माइनस पोर्शन अगर ज्यादा होता है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है ये ओवरऑल माइनस में आएगा, अगर ये इनकम ऑफ इंडियंस अब्रॉड से ज्यादा हो जाता है तो, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि जब इनकम ऑफ फॉरेनर्स ज्यादा होती है और इंडियंस के इनकम जो अब्रॉड में करते हैं उससे ज्यादा हो जाती है, तो ये माइनस करेगा और डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ये माइनस हो जाएगा। तो इस वजह से हमारा नेशनल प्रोडक्ट जो होगा वो घटेगा। लेकिन हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो सेम ही है ना, इस केस में भी हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेम ही है, क्योंकि आउटपुट में क्या होता है कि हमारे यहाँ कोई भी आके प्रोडक्शन करे, तो फॉरेनर्स भी हमारे यहाँ आके अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो भी इंक्लूड होता है, लेकिन वो प्रोडक्शन करके पैसा अपने यहाँ लेके जा रहे हैं। तो ये जो इनकम हुई ये उनकी हुई, तो इस वजह से इस केस में नेशनल प्रोडक्ट जो हो सकता है वो आपके डोमेस्टिक प्रोडक्ट से कम हो सकता है, ठीक है। एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिविंग अनचेंज्ड, तो ये याद रखना है। ये सब रिलेशन होते हैं और प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपके रिलेशन से ही आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि यहाँ नेशनल प्रोडक्ट चेंज होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट चेंज हो। यहाँ पर जो इनकम्स होते हैं इंडियंस के या फिर फॉरेनर्स के, वो भी चेंज अगर होते हैं तो आपका नेशनल प्रोडक्ट चेंज हो सकता है। ओके, आई होप समझ में आया होगा। सेकेंड इसमें टॉपिक मिलता है कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का सीधा सा मतलब होता है जब हम किसी भी कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके लाइफ स्पैन के ऊपर। कहने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए एक कार है, कार की आपने कार खरीदा 3 लाख रुपए में, ठीक है, और इसकी लाइफ है 10 ईयर, यानी कि 10 ईयर के बाद इस कार को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर साल इसकी लाइफ कितनी घटेगी, हर साल इसकी लाइफ 30,000 रुपए घटेगी, तभी तो आपको 10 ईयर के हिसाब से ये क्या होगा, आपका 3 लाख होगा। तो ये डिप्रिसिएशन जो है इसी को हम डिप्रिसिएशन कहते हैं, यानी कि हर साल ये 30,000 रुपए के रेट से ये डिप्रिशिएट हो रहा है, इसकी वैल्यू घट रही है, ओके। और 10 साल के बाद इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, ठीक। तो जब हम अपने नेशनल इनकम को काउंट करते हैं तो एक होता है जीएनपी, एक होता है जीडीपी। तो जी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस। अगर हम जीडीपी की बात करें, दिस इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दिस इज जीएनपी इज द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस का मतलब ये होता है कि इसमें जो डिप्रिसिएशन होता है उसमें हम माइनस नहीं करते हैं, वो ऐड रहता है। लेकिन जब हम उसमें माइनस कर देते हैं डिप्रिसिएशन को, यानी कि जो पर ईयर जो हमारा घट रहा है, तब क्या होगा, जीएनपी में से माइनस करेंगे तो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट आएगा, और जीडीपी में माइनस करेंगे तो आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। अगर हम माइनस नहीं करेंगे तो वो ग्रॉस होगा। ग्रॉस का मतलब कि सब कुछ मिला के एक साथ होल सम ग्रॉस कहा जाता है।
लेकिन जब उसमें डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो वो फिर क्या हो जाएगा, नेट हो जाएगा। ठीक है, और एक्चुअली में डिप्रिसिएशन ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम डिप्रिसिएशन को मेजर नहीं करेंगे तो एक्चुअली में हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी इकोनॉमी किस तरीके से चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जीडीपी एज अ मेजर ऑफ ग्रोथ। तो ये जो हम बहुत सारी चीजें देखते हैं ना, जीडीपी देखते हैं, जीएनपी देखते हैं, उसके बाद जीएनपी होता है, एनएनपी होता है, उसी के बाद एनडीपी होता है, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, मैंने क्या क्या बोला आपको, नाम अगर आप भूल जाएंगे तो मैंने कहा जीडीपी, फिर कहा मैंने एक जीएनपी। जीडीपी में अगर आप डिप्रिसिएशन माइनस कीजिएगा, तो माइनस कीजिएगा डिप्रिसिएशन को, तो ये आएगा एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीएनपी जो कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है, इसमें से आप डिप्रिसिएशन को माइनस कीजिएगा तो आएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये चार चीजें, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, बस इसमें डिप्रिसिएशन माइनस की ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, और विस्तार से पढ़ेंगे एक्चुअली में क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक, जीडीपी एज ए मेजर ऑफ ग्रोथ। और ये जितनी भी चीजें हैं ना, जीडीपी है, आपको एनडीपी है, जीएनपी है, एनएनपी है, इनमें से जीडीपी को हम ज्यादा यूज करते हैं अपनी ग्रोथ को, इकोनॉमी की ग्रोथ को मेजर करने के लिए। ठीक है, अब इसमें जो जीडीपी मेजर की जाती है वो दो तरीके से की जाती है। एक होता है आपका फैक्टर कॉस्ट और एक होता है आपका मार्केट कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब फैक्टर प्रोडक्शन, यानी कि जो आपका फैक्टर प्रोडक्शन है उसका जो कॉस्ट है, यानी कि कॉस्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, उस पर हम मेजर करते हैं तो फैक्टर कॉस्ट कहलाता है। ओके, इट इज द इनकम फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और वही मार्केट प्राइस, यानी कि जिस प्राइस पर ले जाके हम बेच देते हैं। ओके, जैसे कि ये कार थी, इसको बनाने में हमें लगा 50 रुपए, फॉर एग्जाम्पल 50 रुपए बनाने में हमें लगा, तो ये क्या है, हमारा फैक्टर प्रोडक्शन का कॉस्ट है। लेकिन हम बाजार में लेके जाके बेच रहे हैं इसको 100 रुपए। ओके, तो ये हमारे क्या है, मार्केट प्राइस है। ठीक है, तो ये मार्केट प्राइस कहलाता है, यानी कि फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड माइनस सब्सिडी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। जब हम बाहर बेचने जाते हैं तो ये जो हमारा फैक्टर कॉस्ट होता है, इस पर बहुत सारी चीजें ऐड होती है, बहुत सारे टैक्स ऐड होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, नो। अब जैसे कि आप इसमें आपको लगेगा, आपको सेल टैक्स लग जाएगा, आपको जीएसटी लग जाएगा, नो। उसके बाद एक्साइज टैक्स भी सब जीएसटी में मर्ज हो गया है। इसके अलावा अगर बाहर बेचने जाएंगे तो फिर आपको वहां पर टैक्स देना पड़ेगा। ओके, उसके अलावा कुछ सब्सिडीज भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो जब गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है उसको माइनस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको एक्चुअली मिलता है ना, उससे आपका कॉस्ट कम होता है सब्सिडी से, तो फिर आपको माइनस करना पड़ता है। तो यहां से आपको क्या निकलता है, नेट इंटरेस्ट निकलता है, दिस इज द नेट टैक्स निकलता है। ओके, तो फैक्टर कॉस्ट में जब हम नेट टैक्स को ऐड कर देते हैं तब आपका एक्चुअली क्या आता है, मार्केट प्राइस आता है। ठीक है, कभी कभी एग्जांपल में आ सकता है कि क्या फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस के इक्वल हो सकता है। थियोरेटिकली बिल्कुल हो सकता है। कब होगा, जब ये नेट टैक्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो नेट टैक्स जीरो होने के लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन कि आप टैक्स भी ना लगाए और सब्सिडी भी ना दे। दूसरा कंडीशन कि आप टैक्स भी दे और सब्सिडी भी दे और दोनों इक्वल दे, फिर भी क्या हो जाएगा, माइनस होके ये जीरो हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में ये जीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये नेट टैक्स आपका जीरो हो जाता है तो उस केस में क्या होगा कि फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस के बराबर हो जाएगा। ये थियोरेटिकली सही है, बट ये प्रैक्टिकली सही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई ऐसी इकोनॉमी ही नहीं है जो अपने यहाँ टैक्स ना लगाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर उस इकोनॉमी को, गवर्नमेंट को इनकम कहां से होगी अगर वो टैक्स नहीं लगाएंगे तो ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन थियोरेटिकली एग्जिस्ट करता है। तो एग्जाम में अगर ये पूछा जाए कि क्या फैक्टर कॉस्ट मार्केट कॉस्ट के बराबर हो सकता है, तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आप इसको जीरो कर दीजिए, बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए कोई कंट्री एकदम उस पर पागलपन सवार हो जाए कि नहीं, आज से हम कोई टैक्स नहीं लेंगे, कोई सब्सिडी नहीं देंगे, हो जाएगा उसके यहाँ मार्केट कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो थियोरेटिकली हो सकता है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो आप एग्जाम में इस तरीके से जाएंगे। अब मान लीजिए कि जो आउटपुट होता है, जो मार्केट प्राइस पर निकाला जाता है, वो इंक्रीज कर सकता है। मार्केट प्राइस पर जो आउटपुट निकाला जाता है, यानी कि जैसे मैंने कहा कि ये 100 रुपए में हमने इसे बेचा, ये क्या है, आउटपुट है, ये क्या है, मार्केट प्राइस पर है। ठीक है, तो ये इंक्रीज हो सकता है। कैसे हो सकता है? अब टैक्सेस को बढ़ा दे, ये मार्केट प्राइस इंक्रीज हो सकता है ना। कैसे है? आप ये जो टैक्सेस को बढ़ा दे, मार्केट प्राइस आपका इंक्रीज हो जाएगा। क्या आपका फैक्टर कॉस्ट इंक्रीज हुआ? नहीं हुआ। तो बिना फैक्टर कॉस्ट इंक्रीज किए भी आप मार्केट प्राइस को बढ़ा सकते हैं, या फिर आप फैक्टर कॉस्ट को भी इंक्रीज करके मार्केट प्राइस को बढ़ा सकते हैं। कैसे?
अब फैक्टर कॉस्ट का मतलब जैसे कि इनपुट्स हुआ, जैसे रॉ मटेरियल, पैसे पहले रॉ मटेरियल 50 रुपए का मिलता था, अब मैं 100 रुपए के खरीद के लाया, तो मेरा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ ये तो बढ़ गया ना। तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो मेरा जो मार्केट प्राइस होगा, जिस मार्केट प्राइस पर हम उसको बेचेंगे वो भी मेरा बढ़ जाएगा। ओके, तो फैक्टर कॉस्ट की वजह से भी क्या होता है, मार्केट प्राइस आपको ऊपर नीचे हो सकता है, टैक्सेस की वजह से भी हो सकता है। तो ये दोनों चीज पॉसिबल है। मेनली कहने का ये पर्पस ये है कि ये रिलेशन आपको याद रखना है, और रिलेशन आता है तो प्रीलिम्स में ऐसे ही क्वेश्चन तोड़ मोड़ के वो देते हैं, और कुछ उसमें एक्स्ट्रा नहीं होता है। ठीक है, जहां तक मुझे याद है इस बार 2020 के प्रीलिम्स में एक आया था, बैंकिंग से कोई रिलेटेड क्वेश्चन था। ओके, तो मेनली आपको रिलेशन याद रखना है, बाकी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में फर्क क्या हुआ, अगर आपको पूछा जाए क्या फर्क हुआ, नेट टैक्सेस का फर्क हुआ, यही तो फर्क है ना। आप नेट टैक्सेस को अगर जीरो कर दें तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो फर्क किस चीज का है, बट आप जो ये भी आपको दिख रहा है ये टैक्सेस का फर्क है। ओके, सो कभी भी अगर आपको दूसरी इकोनॉमी के बीच में कंपेयर करना हो तो वहां पर हम इस तरीके से कंपेयर करते हैं, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बेसिस पर। ठीक है, तो वहां से पता चल जाता है कि टैक्स बर्डन किस कंट्री में कितना है और किस दूसरी कंट्री में कितना टैक्स लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई एकदम आइडियल बेसिस की बातें होगी, फैक्टर कॉस्ट जितना पैसा लगा बनाने में और जितना हम ले जाके बेच दिया वो मार्केट प्राइस हो गया। बीच में एक आता है टर्म इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन भी क्या करता है कि बीच बीच में गड़बड़ प्रोवाइड करता है, ठीक है, दिक्कत प्रोवाइड करता है। अब ये इन्फ्लेशन को भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर मैं कहूं, जैसे हम कहते हैं अपने यहाँ कि जीडीपी 4% के रेट से इंक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या है, जीडीपी एक्चुअली होता क्या है। जीडीपी इज नॉट एन आउटपुट, जीडीपी आउटपुट नहीं होता, जीडीपी इज अ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू एडिशन। यू नो, पहले जो जीडीपी कहा जाता था, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, आज हम उसी को जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं या जीवीए एट बेसिक प्राइस कहते हैं। थोड़ा सा और देखते हैं यहाँ पे, पहले जो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कहा जाता था, आज इसको हम कहते हैं जीवीए एट बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस को हम प्रोड्यूसर प्राइस भी कहते हैं, प्रोड्यूसर प्राइस भी कहा जाता है। इट इज लाइक फैक्टर कॉस्ट, सिर्फ वही है, लेकिन ये क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी कि यहां पर वैल्यू एडिशन हो रहा है। तो जीडीपी एक्चुअली मेजर्स द वैल्यू एडिशन, नॉट आउटपुट। ओके, यही आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट हम कुछ चीजों की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट प्राइस की। कांस्टेंट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट पर हम निकालते हैं। अभी तक हमने देखा कि हम क्या करते हैं कि जैसे कि किसी भी चीज को हम फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल हम जीडीपी की हम बात करते हैं, जीडीपी हम फैक्टर कॉस्ट पर, ठीक है, यानी कि फाइनल कॉस्ट ऑफ और वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर कॉस्ट पर। ठीक, अब ये फैक्टर कॉस्ट भी क्या होता है, इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड होता है, इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड होता है। अब हम क्या करते हैं कि अगर हम इन्फ्लेशन, अगर हमारा 8 के हिसाब से, 9% के हिसाब से, 10% के हिसाब से अगर बढ़ रहा है, तो ये जो इन्फ्लेशन क्या करेगा कि इस इन्फ्लेशन की वजह से वैल्यू बढ़ जाती है। मान लीजिए कि अभी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट 100 रुपए है और इसमें 10% इन्फ्लेशन भी इंक्लूड है, तो क्या हमें एक्चुअल इकोनॉमी के बारे में पता चलेगा कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है? नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए कि 2 कार का हमने प्रोडक्शन किया, पूरी इकोनॉमी में बस 2 कार का प्रोडक्शन हुआ, फॉर एग्जांपल। प्रैक्टिकली ये होता नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल पूरी इकोनॉमी में बस 2 कार ही बनी हुई है और कुछ प्रोडक्शन नहीं हुआ। इन 2 कार की जो वैल्यू थी फैक्टर कॉस्ट पर, तो अब इनका हम जीडीपी निकालेंगे, तो मान लीजिए फैक्टर कॉस्ट पर इनका जीडीपी निकलता है 100 रुपए, यानी कि 1 कार की जीडीपी यानी कि टोटल वैल्यू फैक्टर कॉस्ट पर 50 रुपए, तो 2 कार की 100 रुपए, ये फैक्टर कॉस्ट है। ठीक है, ये हमने मान लीजिए कि 2020 में हमने बनाया 2 कार और इसकी वैल्यू फैक्टर कॉस्ट पे 100 रुपए। 2021 में भी हमने 2 ही कार बनाया और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे जब हमने मेजर किया तो इनकी वैल्यू हो गई कितनी, फॉर एग्जांपल 110 रुपए हो गई। वैल्यू एडिशन हो रहा है ना, यहाँ पे जीडीपी इंक्रीज कर रही है, कितना, 10% के हिसाब से इंक्रीज किया ना, 100 से 2020 में इतना, ये 2021 का है, 2021 में हुआ क्या। ठीक है, तो आप कहेंगे ना कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, कैसे भाई, हमारे यहाँ जीडीपी तो 10% के हिसाब से बढ़ रहा है।
जी हाँ, आपके यहाँ जीडीपी तो 10% के हिसाब से बढ़ रहा है, आपने ये दिखा दिया, लेकिन एक्चुअली आपके यहाँ कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने 2020 में भी 2 ही कार बनाया था और 2021 में भी आपने 2 ही कार बनाया, समझ रहे हैं? और उनकी वैल्यू उस समय भी 100 थी, आज भी 100 है। ये जो 10 दिखाई दे रहा है ना, ये 10 जो वैल्यू एडिशन है, ये एक्चुअली में इन्फ्लेशन है 10%, जो पिछले 1 साल में ये 10% इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, ठीक है। एंड एक्चुअली इन्फ्लेशन जो होती है वो इकोनॉमी का मेजरमेंट नहीं कराती। इन्फ्लेशन जो होती है वो नहीं बताती है कि आपका कितना डेवलपमेंट हुआ। इन्फ्लेशन का सीधा मतलब होता है सप्लाई एंड डिमांड में जो मिसमैच है, उसके अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन ज्यादा होता है, कम होता है। इट इज नॉट द इंडिकेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी एक्चुअली। ओके, तो एक्चुअली में प्रोडक्शन तो 2 ही हुआ है ना, पिछले साल भी हुआ उतना ही और इस साल भी उतना ही हुआ, तो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ कहाँ? ये तो फर्जी का 10% दिख रहा है यहाँ पे, तो कोई मतलब नहीं है इसका। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इस इन्फ्लेशन को हम माइनस करते हैं। तभी जब हम इन्फ्लेशन को इसमें 10 बढ़ा और 10% इन्फ्लेशन है, तो 10 इसमें माइनस कर देंगे तो 100 ही आया ना, 100 इसमें भी आया, तो इसमें भी 100, इसमें भी 100, तो कितना ग्रोथ हुआ? 0%। यानी कि हमारी की जीडीपी ने 0% ग्रोथ किया, यानी कि नो डेवलपमेंट। दिस इज द एक्चुअल कंपैरिजन होता है जब हम बात करते हैं, तो ठीक है। इसलिए हम जीडीपी को जो मेजर करते हैं वो फैक्टर कॉस्ट पर होता है, बट एट कांस्टेंट प्राइस। तो कांस्टेंट प्राइस तब होता है जब क्या करते हैं, फैक्टर कॉस्ट में इन्फ्लेशन को माइनस कर देते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, जब हम फैक्टर कॉस्ट में इन्फ्लेशन को माइनस करेंगे तो ये हमारा आता है कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। और फिर हमारा एक्चुअल ये काम करेगा, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एट कांस्टेंट प्राइस। यहां पर जो आपको डेटा आएगा, ये डेटा एक्चुअली में आपको कहेगा कि दिस इज द इकोनॉमी सिचुएशन। ओके, तो जो भी हमारे बजट में या हमारी इकोनॉमिक सर्वे में जो भी चीजें आती हैं, उसमें जीडीपी कई तरीके से मेजर किया जाता है। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट एट कांस्टेंट प्राइस पर भी रहता है, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट एट मार्केट प्राइस पर भी रहता है, ओके, जीडीपी एट मार्केट प्राइस पर भी होता है, ओके। तो ये कई तरीके से जीडीपी को मेजर किया जाता है, बट द एक्चुअल थिंग जिस पर हम जीडीपी को एक्चुअली में मेजर करके हम कुछ कंक्रीट वैल्यू निकाल सकते हैं, वो होता है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट एट कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। तो ये कांस्टेंट प्राइस क्या होता है? बेस ईयर्स होते हैं, अभी का बेस ईयर क्या है? 2017-18 शायद ना, अगर मैं बोल नहीं रहा हूँ, पहले 2011-12 था, इसको चेंज करके 2017-18 किया गया। तो ये क्या है? ये बेसिक बेस ईयर होता है, यानी कि वहां पर हमने उस प्राइस को कांस्टेंट कर दिया, ओके। उसके बाद जो इन्फ्लेशन आएगा ना, तो हम उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, इन्फ्लेशन को हमने माइनस कर दिया, तो एक्चुअली इट इज द कांस्टेंट प्राइस एट, ठीक है। तो ये होता है आपको फर्क, फैक्टर कॉस्ट मार्केट कॉस्ट में, आप मार्केट प्राइस में फर्क समझ में आया। और कांस्टेंट प्राइस हम क्यों यूज करते हैं? ताकि इन्फ्लेशन को हम माइनस कर पाए, ये आपको समझ में आया, ठीक है। तो ये सारा जो कैलकुलेशन होता है इन्फ्लेशन को माइनस करने का, तो कैसे हम इन्फ्लेशन को माइनस करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं एक टर्म जिसका नाम आता है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर का हम यूज करके एक्चुअली में क्या करते हैं कि हम इन्फ्लेशन को वहां से माइनस करते हैं, ठीक है। तो जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या? एक्चुअली नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू 100। अब नॉमिनल और रियल जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी का मतलब ये होता है जब जीडीपी में हम इन्फ्लेशन को ऐड करते हैं, ठीक है, और जब हम उसमें से इन्फ्लेशन को माइनस करते हैं तो वो रियल जीडीपी कहलाती है, ओके। रियल जीडीपी, रियल मींस नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन, ओके। और इन्फ्लेशन सिर्फ हम नॉमिनल की बात करेंगे तो नॉमिनल में क्या होता है? इन्फ्लेशन ऐड होता है, और हम रियल की बात करते हैं तो वो इन्फ्लेशन उसमें माइनस हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू 100 करके जीडीपी डिफ्लेटर निकालते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग हम उसको माइनस करते हैं कि हम कितना इन्फ्लेशन हमें माइनस करना है। अब कितना इन्फ्लेशन माइनस करना है, ये पूरा कैलकुलेशन कैसे काम करता है, नहीं काम करता है, ये हमारे काम का नहीं है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है, उनको करने दीजिए। ये क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा जाता, ठीक है। मेनली बस याद रखिए जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है, ये आपको ये याद रखना है। यहाँ पर जो लिखा हुआ मैंने सब आपको बता दिया। अब एक्चुअली में जो जीडीपी होता है इसको मेजर किया जाता है कई सारी बेसिस पर, ठीक है। जैसे कि आपको इनकम मेथड होता है, ओके, उसके अलावे जो एक्सपेंडिचर मेथड होता है, आउटपुट मेथड होता है, ये 3 मेथड होती हैं जिनके बेसिस पर एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर इनको कैलकुलेट किया जाता है जीडीपी को। तो दिस इज द एक्सपेंडिचर,
इनकम मेथड एंड दिस इज द आउटपुट मेथड, इनके बेसिस पर किया जाता है। अब ये क्या क्या होती है यहाँ पर लिखा हुआ है। जीडीपी अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर मेथड, इसमें क्या क्या ऐड होता है, कंजप्शन। अब ध्यान, एक चीज बहुत कॉमन है समझने के लिए, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। तो हम जो खर्चा करते हैं ना, जितना खर्चा करते हैं उसको हम इसमें ऐड करते हैं। कंजप्शन, कंजप्शन क्या होता है, खर्चा ही होता है। हम किसी चीज को खरीदते हैं कंज्यूम करने के लिए, तो वो एक्चुअली में क्या होता है कि वो खर्चा होता है, हमने कुछ प्रोवाइड किया ना, कुछ पैसे दिए हैं तो हमारा खर्चा है वो। ओके, तो यहां पर एक्सपेंडिचर हो गया आपका। इसके अलावा गवर्नमेंट जो स्पेंड करती है, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग होता है, चेंज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक्स। ओके, एक्सपोर्ट को इसमें हम क्या करते हैं कि ऐड करते हैं, इंपोर्ट को हम इसको माइनस करते हैं। इंपोर्ट को माइनस हम इसलिए करते हैं क्योंकि इंपोर्ट को हम एक्चुअली अपने यहां मंगाते हैं, ठीक है, तो इसको माइनस किया जाता है। तो यानी कि नेट एक्सपोर्ट हम इस यहां पर करते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में आ सकता है नेट एक्सपोर्ट, ये वही होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज इक्वल टू नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। एंड दिस इज द जीडीपी नोन एज द एग्रीगेट डिमांड। इनकम की बात करें तो जितना हमें इनकम होता है, तो इनकम फ्रॉम पीपल इन जॉब, इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जो से भी सैलरी वगैरह मिलती है, प्रॉफिट्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर बिजनेस एंड रेंट इनकम फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ लैंड, ये सारा चीज हम इनकम फैक्टर में जीडीपी में इंक्लूड करते हैं। आउटपुट की बात करें, यानी कि प्रोडक्शन कितना हो, तो हर सेक्टर से जितना प्रोडक्शन होता है उसको हम आउटपुट में ऐड करते हैं, यानी कि कॉस्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन। तो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग है, क्वाटनरी है, जितना सेक्टर हो गया, जहां से भी आपको प्रोडक्शन होता है, तो वो कॉस्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन जो होता है वो इसमें ऐड किया जाता है, जहां पर जीडीपी आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट के बेसिस पर निकाला जाता है। तो बस यहाँ पर याद ये रखना है कि इसमें क्या क्या ऐड होता है, ये सब पूछे जाते हैं, तो बस यही याद रखें। नेक्स्ट बात करते हैं जीडीपी और नेशनल अकाउंट्स रिवाइज सीरीज फ्रॉम 2017-18 एज बेस ईयर, ठीक है। जैसा मैंने पहले बताया कि 2011-12 पहले बेस ईयर यूज किया जाता था जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए, ये चेंज करके 2017-18 कर दिया गया है, जिस पर हम कांस्टेंट प्राइस पर क्या करते हैं, हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है। पहले जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट वाज नोन एज जीडीपी, सिंपली जीडीपी कहा जाता था। ओके, आजकल भी जीडीपी का मतलब यही है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। लेकिन आजकल हम जीडीपी फैक्टर कॉस्ट की जगह पे क्या यूज करते हैं, जीवीए एट बेसिक प्राइस। मैंने बताया था ना, जीवीए एट बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस भी एक तरीके से आपका फैक्टर कॉस्ट ही होता है, लेकिन और ज्यादा रिफाइन इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां पर आपको पता चलता है वैल्यू एडिशन के बारे में, ठीक है। तो एडिंग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज ऑल्सो कैलकुलेटेड, वही बात है, यानी कि फैक्टर कॉस्ट हो गया प्लस आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया, आपका मार्केट प्राइस हो गया। ये था ना कैलकुलेशन, पहले हमने ये देखा था। ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज, ठीक है। तो अब ये प्रोडक्ट टैक्सेस होते हैं, प्रोडक्ट सब्सिडीज होती हैं, प्रोडक्शन टैक्सेस होते हैं एंड प्रोडक्शन सब्सिडीज होती है, दो अलग अलग चीजें होती हैं। देखिए यहाँ पर प्रोडक्शन टैक्स या प्रोडक्ट टैक्स, दिस इज द प्रोडक्शन टैक्स एंड दिस इज द प्रोडक्ट सब्सिडीज। अब ये होता क्या है, सिंपल सा, एकदम बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पर मेथड है। प्रोडक्ट और प्रोडक्शन में फर्क क्या होता है, प्रोडक्शन क्या है, एक मेथड है, एक प्रोसेस है किसी चीज को प्रोड्यूस करने का, और प्रोडक्ट क्या होता है, हमारा वो चीज होता है या गुड्स या सर्विसेज जिसको हमने प्रोड्यूस किया है, ठीक है। सिंपल सा बात है। इस पूरे प्रोडक्शन लाइन में उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो आपका इनपुट लगता है, उसमें जितने भी टैक्सेस लगते हैं वो आपको प्रोडक्शन टैक्स हो जाते हैं, सिंपल सा। जैसे कि लैंड रेवेन्यू टैक्स, लैंड लिया आपने तो उसका रेवेन्यू, उसका कुछ टैक्स देंगे, इस टाइम पर रजिस्ट्रेशन फी देते हैं, टैक्स ऑन प्रोफेशन वगैरह देते हैं, ये सब क्या हो जाता है, ये सब का प्रोडक्शन टैक्स है। क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, और जो प्रोडक्ट बन जाता है जब आपको बेचना रहता है तब उस प्रोडक्ट पर जो टैक्स लगता है वो आपका प्रोडक्ट टैक्स होता है, ठीक है। जैसे कि एक्साइज टैक्स आपने प्रोड्यूस कर लिया तब लगता है ना, एक्साइज टैक्स बिना प्रोड्यूस किया लगता नहीं है। सेल टैक्स बेचने जाएंगे तो लगेगा आपको उस पर। सर्विस टैक्स, ये भी क्या होता है, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो सर्विस टैक्स अपने यहाँ लगाते हैं, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह होती है, ओके। एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी वही होता है, जब आप उसको बाहर से मंगाएंगे तो इंपोर्ट ड्यूटी, बाहर ले जाके बेचेंगे तो एक्सपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा। तो ये जो पार्ट होता है प्रोडक्शन का पार्ट नहीं होता है, ये किसका पार्ट होता है, जब प्रोडक्ट आपके पास आ गया और आपको अब बेचना है, दिस इज द प्रोडक्ट। तो सिंपल सा मेथड है। उसी तरीके से प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट भी होता है। प्रोडक्शन सब्सिडीज का मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्शन के समय पर जो आपको सब्सिडी मिली, बिजली बिल में कुछ सब्सिडी दे दिया सरकार ने कुछ आपको लैंड रेवेन्यू में कुछ दे दिया, आपको स्टैंप ड्यूटी में कुछ आपको सब्सिडीज वगैरह दे दिया उन्होंने, दिस इज द प्रोडक्शन के टाइम पर। प्रोडक्ट
सब्सिडी का मतलब जो प्रोडक्ट आप बेचने जा रहे हैं वहां पर कुछ सब्सिडी दे दिया गवर्नमेंट ने। जैसे कि क्या करते हैं कि जीएसटी कम कर देते हैं, 28% से 18% जीएसटी कम कर दिया, तो क्या है, प्रोडक्ट पर आपने सब्सिडी दिया। ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी में आपने कुछ कंसेशन दे दिया, ये क्या है, प्रोडक्ट के ऊपर आपने सब्सिडी दी। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट सब्सिडी हो गया। सिंपल सा मेथड है। प्रोडक्शन लाइन में यानी पूरे उसको प्रोड्यूस करने में जो आपको टैक्स या सब्सिडी लगेगा प्रोडक्शन का हिस्सा हो गया, और प्रोडक्ट बन गया और प्रोडक्ट को बेचना है तो वहां पर जो टैक्स एंड सब्सिडी लगेगा वो आपका प्रोडक्ट टैक्स या सब्सिडी होगा। इट इज नॉट अ बिग थिंग। ओके, अब यहाँ पर बहुत सारी कहानी है जो मैंने बताया हुआ है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज ऑल्सो नोन एज जीडीपी। ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं। यहाँ पर आपको 3-4 फॉर्मूलाज मिलेंगे, ये आपको याद रखना है। एक ये हो गया आपको, एक ये हो गया, और ये सारा जीवी एट बेसिक प्राइस is equal to compensation of employees, operating surplus, mixed income, consumption of fixed capital, production taxes minus production subsidies। ठीक है, तो प्रोडक्शन टैक्स एंड प्रोडक्शन सब्सिडीज आपको तो पता हो गया। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल की बात करें तो फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल यानी कि जो ड्यूरेबल होता है, जैसे कि हमने लैंड लिया हुआ है, जब हमने कोई मशीनरी खरीदी हुई, ये फिक्स्ड कैपिटल की तरह होता है। तो वहां पर जो हम पैसा दे रहे हैं, ठीक है, सो मशीनरी हमने खरीदी उसके लिए पैसा दिया हुआ है, लैंड हमने लिया हुआ उसके लिए पैसा दिया हुआ है, चाहे हम खरीदा हुआ है चाहे हम रेंट देते हैं। ओके, मिक्स्ड इनकम मतलब हर तरीके की इनकम इसमें आ जाएंगे, चाहे आपको कहीं से भी इनकम आता हो। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है किसी चीज को ऑपरेट करने में, ठीक है, आपके पास वहां से जो पैसा जा रहा है और आपके पास जो पैसा आ रहा है उसका माइनस, वो सरप्लस होगा। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव होता है तो सरप्लस हो जाएगा। एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये आप समझते हैं, एम्प्लॉइज को हम कंपनसेशन देते हैं। जैसे कि एम्प्लॉय को आपने फायर करना है, निकालना है, तो उस समय कुछ कंपनसेशन दे सकते हैं जब आप खुद से निकाल रहे हैं। ठीक है, एम्प्लॉय को इंश्योरेंस वगैरह देते हैं कि एम्प्लॉय को कभी चोट लग गई या फिर कुछ हैंडीकैप्ट हो गया वर्क के दौरान तो आप कंपनसेशन देते हैं, डेथ हो गया तो कंपनसेशन दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंक्लूड करके हम जीबी एट बेसिक प्राइस निकालते हैं। और ये जीबी एट बेसिक प्राइस का यहाँ पर काम होता है जीडीपी को निकालने में। तो जीडीपी इज इक्वल टू जीबी एट बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्शन टैक्स एंड प्रोडक्शन सब्सिडीज। ये दोनों क्या होता है हम पता है। ठीक है, नाउ जीबी एट फैक्टर कॉस्ट, ये बेसिक प्राइस हो गया, एंड एट फैक्टर कॉस्ट, तो इसको पहले हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के नाम से जानते थे। तो जीबी एट बेसिक प्राइस माइनस ये माइनस आपको कर देना है। ठीक है, अब ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, और क्वेश्चंस रिलेशन से ही आते हैं। वो पूछे कौन बढ़ेगा कौन घटेगा, कौन माइनस होगा कौन प्लस होगा, इस तरीके से ही वो पूछे जाते हैं और कुछ आपको नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इस रिलेशन को। नाउ जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जीडीपी एक्चुअली इज अ वैल्यू मेजर ऑफ वैल्यू एडिशन, एक्चुअली इट इज नॉट आउटपुट। वही सारी कहानी यहाँ पे। उसके बाद सारी कहानी ये है कि जो आप ये देखेंगे, इसको मैं बता देता हूँ यहाँ पर ही, कि जब बेस ईयर चेंज किया गया, यानी कि जो पहले 2011-12 था, इसको चेंज करके हमने 2017-18 किया, तो 17-18 जब हमने बेस ईयर चेंज किया तो आपको देखने को मिलेगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था इसमें अचानक आपको ग्रोथ देखने को मिलता है, पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बेस ईयर चेंज करने के बाद। ऐसा क्यों होता है? इसके कुछ रीजन है। अब ये रीजन आपको मेंस के में काम आ सकते हैं। पहला रीजन, शिफ्ट फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट अप्रोच टू इंटरप्राइज अप्रोच। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट अप्रोच जो था, इसमें हम क्या करते थे कि जिस कंपनी ने को जिस काम के लिए रजिस्टर किया गया है, मान लीजिए कि फोन बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, फोन बनाने वाली कंपनी का नाम, काम जो मेन काम है वो क्या काम है? फोन बनाना। ठीक है, तो वो जो फोन बनाती थी उस पर जो टैक्सेस वगैरह लगते थे वो हम लेते थे, और उसका जो इनकम होता था उसके अकॉर्डिंग हम टैक्स लेते थे, उसको हम इंक्लूड करते थे। अब ये जो फोन बनाने वाली कंपनी जो अलग अलग दूसरे काम करती थी उसको हम इंक्लूड नहीं करते थे। लेकिन जब हमने इसको चेंज किया तो अब हमने क्या कर लिया? शिफ्ट कर लिया। अब हमने इंटरप्राइज अप्रोच पे, अब हम एस्टेब्लिशमेंट अप्रोच पे काम नहीं करते, अब हम इंटरप्राइज अप्रोच पे काम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो कंपनी जो भी काम करेगी सारा उसमें इंक्लूड होगा, उसका कोर वर्क भी और उसका एंसिलरी वर्क भी, या जिसको हम सब्सिडरी वर्क भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब फोन बनाने वाली कंपनी का जो कोर वर्क है वो फोन बनाना है। एंसिलरी वर्क क्या हो सकता है या फिर सब्सिडरी वर्क क्या हो सकता है? एक फोन बनाने वाली कंपनी ईयरफोन भी बनाती है, चार्जर भी बनाती है, पावर बैंक भी बनाती है, ईयरफोन में भी डिफरेंट ब्लूटूथ वाले, ये बिना ब्लूटूथ वाले, फलाना ढमाका वाले, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ये जो काम होते हैं ये इनके एंसिलरी काम होते हैं, इनके प्राइम या कोर वर्क नहीं है। इनका कोर वर्क क्या है? फोन बनाना। लेकिन चार्जर भी बना रहे हैं, ईयरफोन भी बना रहे हैं।
तो अब एंटरप्राइज के बेसिस पर वो कंपनी जितने भी काम करेगी वो सारा उसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ कि अचानक जो आपको शिफ्ट देखने को मिला, पहले फोन को ही कंसिडर किया जाता था, अब फोन के अलावा जितना भी चीज वो बनाते हैं हम उसको भी कंसिडर करते हैं। तो ये डेफिनेटली आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो पहले हम डेटा का यूज करते थे, डेटाबेस का, पहले हम आरबीआई का एक डेटाबेस हुआ करता था उसका यूज करते थे इन कंपनी का आउटपुट को देखने के लिए। अब हम क्या करते हैं, उनके साथ साथ हम MC21 एक डेटाबेस होता है विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एक्चुअली ये डेटाबेस फॉलो करता है IMF का जो डेटाबेस होता है उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो कवरेज है कंपनीज का, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का, वो बढ़ गया है। तो अगेन बहुत सारे डेटा आ जाते हैं, कंपनी को बहुत सारे इंक्लूड कर लिया गया उसमें, तो इससे भी आपको शिफ्ट देखने को मिलता है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ फंडिंग ऑफ NSSO सर्वे, जैसे कि आपको अनइनकॉर्पोरेटेड इंटरप्राइज सर्विस हो गया 2011 में आया था। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे 2011 बार इनको भी इंक्लूड कर लिया गया। तो इसकी वजह से भी क्या हुआ कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वगैरह है उनको भी इंक्लूड कर लिया गया। इससे पहले जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में था बस उन्हीं को इंक्लूड किया जाता था, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो अब ये भी सेक्टर आ गया। लेबर इनपुट मेथड को भी चेंज कर दिया गया। अब क्या होने लगा, इफेक्टिव लेबर इनपुट मेथड का यूज किया जाने लगा। जैसे क्या होता था कि पहले क्या होता था कि एक इंटरप्राइज में, एक फैक्ट्री में काम करने वाले जितने भी लेबर या वर्कर्स थे उनको सेम वेटेज दिया जाता था। तो एक लेबर भी काम कर रहा है उसमें, सुपरवाइजर काम कर रहा है, टेक्नीशियन काम कर रहा है, बहुत सारे काम करते हैं ना, आपको पता होगा। तो उन सबको इक्वल वेटेज पहले दिया जाता था। अब न्यू सिस्टम में क्या किया गया कि सबको अलग अलग वेटेज दिया जाता है। तो इसकी वजह से अगेन क्या होगा कि आपका इनपुट जो हो गया वो चेंज हो जाता है, तो आपका ग्रोथ भी आपको देखने को मिलता है। इंक्लूजन ऑफ प्रोडक्शन टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज का मतलब हो गया नेट प्रोडक्शन टैक्स को इसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जैसे कि अब उसमें भी क्या है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के है, ये जो आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये जो प्रोडक्शन टैक्स माइनस सब्सिडीज जो होती है ये काफी ज्यादा है। यानी कि प्रोडक्शन वाले जो इंटरप्राइज है यहाँ पर सब्सिडीज कम मिलती है। इसका मतलब यही है ना कि प्रोडक्शन टैक्स माइनस सब्सिडी अगर ये ज्यादा है, इसका मतलब क्या, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, पॉजिटिव होने का मतलब ये हो गया कि सब्सिडीज क्या है, वो प्रोडक्शन टैक्सेस से कम है, यानी कि टैक्सेस ज्यादा देना पड़ता है, सब्सिडीज कम मिलता है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये ज्यादा देखने को मिलता है, ये पॉजिटिव में है। लेकिन हम दूसरे सेक्टर्स की बात करें, जैसे कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर में टैक्स लगता है क्या, एग्रीकल्चर इनकम पे नहीं लगता, लेकिन सब्सिडीज मिलती है, सब्सिडी बहुत ज्यादा मिलती है, सीड्स पे मिलती है, फर्टिलाइजर पे मिलती है, जहाँ पे डीजल से पानी निकाला जाता है उस पर मिलती है, सोलर पावर प्लांट लगाना है उसके लिए उस पर मिलती है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में टैक्सेस बहुत कम है, लगभग ना के बराबर, लेकिन सब्सिडीज बहुत ज्यादा मिलती है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ये पॉजिटिव होगा क्या, नहीं होगा ना, उसमें निगेटिव हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर और उसके अलाइड सेक्टर्स जो होते हैं वहां पर ये नेगेटिव देखने को मिलता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये आपको पॉजिटिव देखने को मिलता है, और इसको इंक्लूड कर लिया गया है। तो इसकी वजह से भी ग्रोथ क्या होगा, वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, ये रीजंस था कि क्यों जब बेस ईयर हमने चेंज किया तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अचानक ग्रोथ देखने को आपको मिलता है। लास्ट टॉपिक की हम बात करते हैं इस चैप्टर में, ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स। इसको दिया गया था पहली बार फोर्थ किंग ऑफ भूटान, जिनका नाम था जिग्मे शिंगे वांगचुक, 1972 में। तो इसमें सिंपली ये कहा गया, हैप्पीनेस इंडेक्स में ये कहा जाता है कि इसमें कुछ ऐसी भी चीजें होनी चाहिए जो नॉन इकोनॉमिक चीजें हो, जिनका इकोनॉमी के अकॉर्डिंग उसका मेजर ना किया जाता हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइफ ऑफ स्टैंडिंग या लिविंग स्टैंडिंग, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रेडिशनल और कल्चरल वैल्यूज, साइकोलॉजिकल वेलबींग्स, ये सारी चीजें भी ऐड होनी चाहिए। ठीक है, ताकि पैसे के अलावा भी ये सभी मायने रखते हैं कि इंसान को हैप्पी रखने के लिए। वैसे हैप्पी जो हैप्पीनेस होता है इसका डेफिनेशन कोई एग्जैक्ट नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। एक गरीब आदमी भी एक समय पर कुछ समय के लिए हैप्पी हो सकता है, एक अमीर आदमी भी कुछ समय के लिए वो दुखी हो सकता है। तो हैप्पीनेस का रिलेशन एक्सक्लूसिवली पैसे से नहीं होता, ये वैरी करता है पर्सन टू पर्सन एंड सिचुएशन टू सिचुएशन। इसलिए हैप्पीनेस का एग्जैक्टली आप देखेंगे तो कहीं डेफिनेशन नहीं मिलता है। बहुत सारे डेफिनेशन बहुत सारे लोगों के द्वारा दिए गए, लेकिन कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होता। ठीक है, खैर इस तरीके से फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। लंबा हो गया ना, अब इतना ये बड़ा चैप्टर भी नहीं था जिसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूं, तो चूंकि अब होते हैं, बड़े हो जाते हैं चैप्टर्स, तो आपको पूरा देखना है। ठीक है, चलिए तो इसको खत्म करते हैं फर्स्ट चैप्टर को, इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आपको टास्क याद रखना है कि आपको करना क्या है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट चैप्टर अपलोड करूंगा। ओके, थैंक यू एंड गुड लक।